अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम चंद्रशेखर शर्मा जी के साथ आरूढ़ पर बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया और वहां अपने ओपिनियंस और अपने सुझाव लिखे। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं करा है तो याद से करिए और बेल आइकन भी याद से दबाइए ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। सर, अभिनंदन और प्रणाम। नमस्कार। सर, आरूढ़ जो एक बहुत ही, मैं क्या कहूँ, रहस्यमय कहूँ या मैं कहूँ कि बहुत अट्रैक्टिव टॉपिक है, लेकिन उसके बारे में लोगों को बहुत ज्यादा मालूम नहीं है। तो उसके बारे में हम आपसे क्या सीखें? देखिए, आरूढ़ का अर्थ जो भी सवार हो गया किसी चीज पे उसको आरूढ़ बोलते हैं। हम अश्वारूढ़ वगैरह गजारूढ़ ऐसा बोलते हैं हिंदी में, आजकल तो जी। कम बोलते होंगे पर संस्कृत हिंदी में हम बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलते हैं कि अश्व पे आरूढ़ होते हैं। अश्व पे आरूढ़ होके क्या होता है, हमको उसका ऊपर का आधा हिस्सा दिखता है, जो क्या कहें उसको, जो घुड़सवार रहता है उसका ऊपर का आधा हिस्सा, पाँव दिखते नहीं, एक पाँव दिखता है दूसरा नहीं दिखता, है ना। तो उसी प्रकार से भाव जो है, ये भाव भी कहीं तो भी किसी किसी चीज पे आरूढ़ होके अपना कुछ प्रदर्शन करता है, उसी को आरूढ़ बोलते हैं। आरूढ़ क्या होता है कि भाव से भावाधिपति जितना अंतर होगा उतना ही अंतर वो भावाधिपति से गिनने का जो भाव आएगा या जो राशि आएगी वो उस पहले भाव का आरूढ़ कहलाता है। तो यहाँ जैसा मैंने बोला कि एक टांग दिखती है, कभी नहीं दिखती, कभी दोनों भी नहीं दिखती, सामने से आ रहा हो या पीछे का हिस्सा नहीं दिखता, तो इसे समझ लेंगे। तो ये कुछ उसकी चीजें हमें दिखाता है। और ये भी एक हमारे पास दिया हुआ शस्त्र है या अस्त्र है, आप समझिए। हमारे वैदिक ज्योतिष में आपको अनेक प्रकार के आयुध दिए हुए, हम्म। इनमें से ये एक है। कारकांश है, फिर आरूढ़ है ना। उसके बाद में लग्न तो है ही, गोचर है, आदि बहुत सारे हैं। इसमें से ये एक अर्गला है ना। अब लोगों को ऐसा लगता है ये केवल जैमिनी में, क्योंकि आरूढ़ तो हाँ। जैमिनी में है, राशि दृष्टि तो जैमिनी में है, फलाना ऐसा नहीं है। बृहद पराशरी की शपथ लेते वक्त पढ़ भी लेना चाहिए, वो बृहद पराशरी में भी है। हाँ है। इसके बाद में चंद्रकला नाड़ी में है, उत्तर कालामृत में है, और बहुत सारे। तो वो कोई केवल जैमिनी का नहीं है। जैमिनी ने क्या किया है कि उसके एक हिस्से पे ज्यादा अपना फोकस किया। लक्ष्य केंद्र किया। और वो बोलते भी है कि होरादय सिद्धा, होरा वगैरह जो है वो सिद्धों ने पहले ही बता दिया है, उसके बारे में मैंने उपदेश और व्याख्या से आपसे शुरू किया। इसलिए जैमिनी के मैंने कुछ श्लोक अपने वेबिनार के लिए लिखे, वो लिखने में छोटे हैं इसलिए लिखे। पाराशर जी ने भी वही कहा है, शब्द कभी कभी बदल जाते हैं, बहुत ज्यादा, है ना। कभी कभी कुछ कहीं जो पांडुलिपियों में लिखने में गलती होगी तो वो कभी कभी हम पाराशरी से देख सकते हैं कि सचमुच क्या लिखा। तो यहाँ होता क्या है, ये एक प्रकार से परछाई, ऐसा आप सकते हैं। और ये परछाई के लिए एक हमको आईना भी लगता है। तो ये भाव की परछाई आईने पे पड़ती है जिसका नाम ग्रह है। और नैसर्गिक है कि जितने जिस अंश से कोई भी किरण टकराएगी आईने से, उतने ही अंश से वो परावर्तित होकर जाती है। यही तत्व है। तो उतने ही घर आगे जो भी भाव होगा उसको आरूढ़ कहते हैं इसका। तो ये भाव इस ग्रह पे आरूढ़ होता है और वहां पहुंच जाता है, आप उसको देख रहे हैं। इसी को हमारे कपिल मुनि ने बिंब प्रतिबिंब बात बोलते हैं, वो सांख्य योग का एक बड़ा गौतम ऋषि के पुत्र। गहन विषय है, गहन विषय, पर उन्होंने माता के लिए बड़ा आसान कर दिया। हाँ। तो माता बोलती है कि भाई तू बोलता है कि वो तो दिखता नहीं है, वो तो निरामय है, निराकार है, फिर इधर हम पूजा भी करते हैं, ये भी अच्छी है, बोलते हैं क्या चालू क्या है। तो वो समझाते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आता। तो माता को बोलते देखिए माता, ये सूर्य आप दिखती है अपने घर के सामने में एक छोटा सा तालाब है। तालाब है, उस पर उसकी किरणें पड़ती है, वहां आपको सूर्य दिखता है। वहां से जो दीवार है उस पे भी उसका आपको प्रतिबिंब दिख रहा है ना। तो ये बिंब है और वो प्रतिबिंब है, इसके सहारे वो वहां पहुंच रहा है। अब होता यह है कि ये तो आप इसको सूरज बोलती है, देखो सूरज दिख रहा है, सूरज दिख रहा है। या तो पानी में बोलती है या दीवार पे बोलती है, पर पानी में जब हवा चलती है तो पानी में लहरें उठती है। वो लहरें उठने के बाद में
ये आपकी छाया जो है ना, ये ढलती रहती है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये छाया है तो सूरज मिल रहा है, पर सूरज जैसे कि वैसे ही, उसमें कोई फर्क नहीं। बाकी वातावरण से इसमें फर्क है। ये बिंब प्रतिबिंबवाद है, उसको हम देख नहीं सकते। इसके जरिए हम उसकी कल्पना कर सकते कि यदि ये छाया हिल रही है तो ये छाया का कहाँ उद्गम है, देखने के लिए हम पानी की तरफ देखते हैं, फिर ये पानी में कहाँ से आया करके हम सूर्य को देखते हैं। इसी को बिंब प्रतिबिंबवाद कहते हैं, आसान भाषा में, है ना। मैं जितना समझा सका उतना मैंने बोला। विद्वान लोग उसको तो बहुत गहन विषय, परंतु यही उसका भी तत्व यही। तो अरुण से हम क्या देखते हैं? अरुण से हम वही सब देख सकते हैं जो हम लग्न से देख सकते हैं। पाराशर बोलते हैं कि मुख्य पद जो है आरूढ़ में, उसमें तनु पद ही, यानी लग्न आरूढ़ ही सबसे महत्व है। यहीं पे वो आपको इशारा कर देते कि इसी प्रकार से भाव के भी आरूढ़ हाँ। है ना, हर भाव के। वो एक जगह ऐसा भी बोलते कि ग्रह के भी आरूढ़ होते हैं, कि ग्रह जहां हो वहां से उसका मलकियत का जो भाव है वो जहां पर भी होगा, वहां से उतना ही अंतर फिर से गिनना, उसको ग्रह का आरूढ़। तो ग्रह भी अपनी परछाई डालते हैं। तो ये एक प्रकार से परछाई है, ऐसा आप समझ सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अब उसको कोई सत्य माया वगैरह ऐसा बोलते रहते हैं, पर सत्य तो वही है जो लग्न है, कुंडली है ना। परंतु उसकी कुछ छटाएं जो हमको कभी कभी नहीं दिखती, वो हम आरूढ़ से देख सकते हैं। आप जैसे उसके गहनाई पे जाओगे तो ख्याल में आता है कि जो युवती है वो भी इसी प्रकार से, कि लग्न से फलाने भाव में फला ग्रह रहा होगा तो यहाँ क्या होगा, ये जो बोला है उसी का कुछ थोड़ा बदला हुआ रूप आपको आरूढ़ से दूसरे भाव में दिखाई देगा। तो इसलिए उसमें संभ्रम की स्थिति में आने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, इतना ही है कि हमको उसकी आदत नहीं है। फिर वहां पर क्या होता है कि ग्रह को हम जो ग्रह दृष्टि देखते हैं, वो ग्रह दृष्टि की जगह वहां पे अर्गला का महत्व ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि राशि दृष्टि आप वहां देखो तो फिर गड़बड़ होती है। यहाँ पे कई बार संभ्रम की स्थिति होती है, इसको कैसा प्रयोग करना। तो यहाँ कुछ मुझे ऐसे श्लोक मिलेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई यहाँ पे ऐसा कहा है विद्वानों ने, है ना। हम तो ऐसे ही देखते रहते हैं, पर वो कहा है उन्होंने ढंग से कि वहां पे क्या प्रश्न ये आता है कि भाई जयमिनी, तो एक बार जयमिनी आ गया तो राशि दृष्टि आ जाती है, तो फिर यहाँ राशि दृष्टि का प्रयोग करना क्या, हाँ या नहीं। यहाँ पे विद्वानों में मतभेद है। उसके बाद में उपपद करके और उसमें एक संकल्पना है, जो वैवाहिक सुख बोलो या विवाह कितने दिन टिकेगा बोलो, या पत्नी या पति को क्या क्या तकलीफ हो सकती है, तो इसके बारे में है। उसके बारे में भी बहुत सारे मतभेद है। मैं सभी प्रकार के जो मत है वो बताऊंगा, मेरा खुद का क्या मत है उसका भी मैं बताने की कोशिश करूंगा, जो कि मेरी आदत है ना। और मैं ये सोचता हूँ कि हर ऋषि ने भी अलग अलग ढंग से कहा है, तो हम ऋषि तो नहीं है, पर हमको आजादी तो दी है कि हमको क्या बोलता है। ये क्योंकि भी छह या सही। आठ प्रकार से अलग अलग प्रकार से उपपद देखा जाता है, उसको उपपद ही बोलते हैं। तो वहां पर भी काफी कंफ्यूजन रहता है, संभ्रम की स्थिति रहती है, गौण पद क्या है, उपपद क्या है, किसी किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। जहां ऐसा होगा तो मैं मेरा भी मत प्रयास करता हूँ, और उसके पीछे जो मेरी भूमिका है वो भी मैं बताता हूँ। योग्य हो गया उसका प्रयोग करके देखना। ग्रह आरूढ़ जो है इसके बारे में बिल्कुल कुछ नहीं कहा गया, उन्होंने ग्रह आरूढ़ की बात करके वही छोड़ दिया। उसके बारे में भी मुझे ऐसा लगता है कि इसी प्रकार से इसका काम होगा जिस प्रकार से भाव आरूढ़ काम करते हैं, कि ग्रह यहाँ बैठा है वो क्या देगा, उसी प्रकार से ग्रह आरूढ़ से हमको देखना पड़ेगा कि ये ग्रह क्या करे। ये संकल्पना होनी चाहिए। उस पर कुछ प्रामाणिक ग्रंथों में मुझे कुछ दिखा नहीं। बाकी तो मैं प्रामाणिक ग्रंथों से ही जाता हूँ सर। और पहले दो अध्यायों में इसके बारे में बहुत चर्चा है, जैमिनी पाराशर जी ने भी उस पे उपपद पे अलग अध्याय लिखा है, वो महत्व का है। क्योंकि वैवाहिक सौख्य या पत्नी को या पति को क्या होगा, बीमारी भी हो सकती है। तो इनके कारण से मैं कहाँ देखता हूँ उपपद को वगैरह मैं बताने की कोशिश करूंगा। और जैसा कि मैंने कहा कि यह अनेक आयुधों में से एक आयुध, इसका प्रयोग करने के लिए जैसे शास्त्र लगता है वैसी कुछ कला भी लगती है। तो ऐसा मेरा, मैं सहसा कहता हूँ कि ज्योतिष ये शास्त्र, इसको एक कारण है, कार्य है,
इनका संबंध आता, कार्य कारण भाव से ये सिद्ध होता। किसी चीज पे किसी की सत्ता रहती है, उसी से वो सिद्ध होता है। परंतु जब हम हमारे कुंडली पे उसका प्रयोग करते हैं तो कुछ कला भी लगती है। वो तो कला लगती है, मतलब वो वक्त पे हमको ख्याल में आ जाता है कि ये जो आयुध हमको दिए हैं 6-7 बड़े वाले, है ना, कारकांश है, अर्गला है, आरूढ़ है, लग्न कुंडली है, चंद्र से देखना है, आदि से, तो इसमें से कौन सा प्रयोग करना, ये आपके विवेक पे अवलंबित है। इसलिए मैं कई बार बोलता हूँ कि विवेक का प्रयोग करना चाहिए। विद्वानों ने भी यही कहा है, मैंने मेरी भाषा से भी बदल गई होगी, परंतु अर्थ वो ये ना समझिए। और आरूढ़ के बारे में मुझे जितना समझ में आता है वो बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है। सर हम लोग इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब आरूढ़ से आपको, आरूढ़, लेट्स पुट इट लाइक दिस, कि आरूढ़ और लग्न, यदि हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर केवल लग्न आरूढ़ की ही यदि का ही एग्जाम्पल ले लें, तो दोनों में डिफरेंस क्या आएगा या दोनों में सिमिलैरिटी क्या आएगी? देखो, सहसा लग्न आरूढ़ से जो लग्न से हम जो देखते हैं वही आरूढ़ से भी देखते जी। हैं। फर्क यहाँ आता है कि वो परिणामों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। क्यों सर? वो एक दूसरे से अलग नहीं रहे, क्योंकि ये आखिर में परावर्तित जो प्रतिबिंब है वो आप देख रहे हैं, आप मूल को गायब नहीं कर रहे। हाँ। और आपको भी ख्याल में आएगा कि जब हम आईने में देखते हैं तो हमारा चेहरा जो हमको नहीं दिखता वो आईने में हमको दिखता हाँ। है ना। तो हम्म। उसकी कुछ छटा, तो वो चेहरा कोई, मेरा नाक छोटा है तो वो लंबा नहीं हो जाएगा, क्योंकि हाँ वो सर्कस में जो आते हैं आई शिशु नहीं, उसमें हाँ। हो सकता है, तो वो नहीं आरूढ़, आरूढ़ ये बिल्कुल सीधा सीधा काम। तो उसकी कुछ छटाएं हमको मिल जाती है कभी कभी। तो वो हमको संभ्रम की कभी कभी स्थिति आ जाती है, या जैसा विवाह का बात है, तो भाई वो मंगल दोष है, खत्म हो गया वगैरह जो हम करते रहते, टूट जाएगी वगैरह वगैरह। शायद वहां हम उपारूढ़ का यदि सहारा ले तो शायद हमको समझेगा कि ये सचमुच ऐसा कर रहा है। तो कभी कभी उपारूढ़ हमको बताएगा या उपपद हमको बताएगा, उपपद लगने में मैं कभी कभी उसको बोलता हूँ एक ही बात है। तो वो शायद बोल सकता है कि ऐसा नहीं होगा, यहाँ कुछ अलग हो रहा है। तो हम एकदम ऐसा कुछ तो ये भयानक जो प्रिडिक्शन कर देते हैं ना कि आजकल मैं क्योंकि बहुत सुनते रहता हूँ कि मंगल दोष है इसलिए शादी नहीं हो रही, फलाना है इसलिए नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं रहता। वहां पर वो कई बार हमको जब हमें संभ्रम हो जाए कि भाई मैं ये राशि चक्र देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि ऐसा ऐसा है, अगला जातक, अच्छा उसका शरीर यष्टि वगैरह देख के लग्न भी बराबर है, और फिर भी बोलता है कि ऐसा नहीं हो रहा, तो फिर क्या हो रहा, तो फिर आरुण की तरफ मैं जाऊंगा, है ना। मैं और ज्यादा विद्वान होगा जो कि मैं हूं नहीं, तो मैं कारकांश भी देख लूंगा, चढ़ कारक क्या कह रहा, ये जो दिए हैं हमको ये ज्यादा दिए, इनकी सत्ता मूल से ज्यादा नहीं, पर मूल के कुछ भाग वो समझा नहीं करते। देखो हमारे पीछे में वो जो हमारा हेयर ड्रेसर बोलते हैं ना, हम हजाम बोलते थे हमारे बच्चे थे, तो आजकल हेयर ड्रेसर बोलना पड़ता है उसको। तो वो पीछे से फिर वो दिखाता था ऐसा आईना, हाँ। हमारी कटिंग ठीक करने से, क्योंकि हमको दिखता नहीं। वो बोलता अच्छा हो गया, वो तो फिर पीछे से ऐसा आईना दिखा रहा हमको, वो आईने में बराबर दिखता है और सामने आईना दूसरा रहता है, ये आरूढ़ है, यहाँ का आरूढ़ वहां जा रहा है ना। वो है, हमको कभी कभी नहीं दिखता। तो ये ज्योतिष को दी हुई ज्यादा की आंखें है, साफ समझिए, ज्यादा की दृष्टि है, इसका प्रयोग समझ कर, ऐसा न करें हम कि आरूढ़ है सब कुछ इसलिए आरूढ़ से ही मूल देख लें, मूल हाँ। मूल मूल अदृश्य नहीं होगा, छटाएं शायद थोड़ी सी हमको मिल सकती है। तो वो ज्योतिष के विद्वत्ता पे है। बहुत ठीक है। सुंदर। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम अपने कोर्स में बात करेंगे सर के साथ डीपली, जहां हम, सर ने जैसे बताया, आरूढ़, उपपदा और कुछ और एक आध टॉपिक पर गहन अध्ययन करेंगे। यदि आप ये कोर्स हमारे साथ सीखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से ज्वाइन कर सकते हैं, या हमें व्हाट्सएप करके इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रणाम सर। बेल आइकन को नमस्ते। दबाएं ताकि आपको वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, उन पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।